खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाने वाले कनाडा के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने कनाडा के 41 राजनयिकों को एक हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा है। और अगर कनाडा ऐसा नहीं करता है तो 41 राजनयिकों को मिलने वाली राजनयिक छूट बंद कर दी जाएगी। जाहिर है भारत का ये फैसला जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा पर पलटवार माना जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस फैसले के पीछे भारत ने दलील दी है कि राजनयिकों की संख्या दोनों देशों में बराबर होनी चाहिए। कनाडा ने अपने उच्चायोग में भारत से बहुत ज्यादा राजनयिक रखे हैं। भारत ने कनाडा को अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। 10 अक्टूबर के बाद 41 में से जो राजनयिक भारत में रह जाएंगे उनको मिलने वाली छूट और दूसरे फायदे बंद कर दिए जाएंगे। कनाडा के भारत में करीब 62 राजनयिक काम करते हैं। 10 अक्टूबर के बाद देश में कनाडा के केवल 21 राजनयिक ही बचेंगे। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. कनाडा के खिलाफ भारत की ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए नए वीजा जारी करने पर पाबंदी लगा दी थी। कनाडा पर भारत की अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 41 राजनयिकों को देश छोड़ने के भारत के आदेश के बाद कनाडा से लेकर अमेरिका तक में खलबली मच गई है और अमेरिका का कहना है कि वो भारत और कनाडा दोनों देशों के संपर्क में है। We remain in close coordination with our Canadian colleagues on this question. We have engaged with the Indian government on a number of occasions to urge them to cooperate with Canada's investigation, and the Secretary had an opportunity to do that in his meeting with the Foreign Minister on Friday. वहीं कनाडा का कहना है कि कनाडा में 13 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ज्यादा राजनयिकों को रखने से उन्हें काउंसलर एक्सेस मिलने में आसानी होती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों आतंकी देश के कई शहरों में बड़े धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर भी शामिल है। पुलिस से हुई पूछताछ में आतंकियों ने कबूल किया कि पाकिस्तान से आतंक की ये साजिश रची गई और वहां से मिल रहे निर्देशों के मुताबिक वो भारत के कई शहरों पर धमाके की साजिश रच रहे थे। आतंकियों ने बताया कि उनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर, गुजरात और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली के भीड़ वाले बड़े बाजार और रेलवे स्टेशन थे। आतंकियों के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेता भी थे, जिसके लिए उन्होंने मुंबई, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और अहमदाबाद में कई नेताओं के रूट की रेकी भी की थी ताकि आईईडी ब्लास्ट के जरिए वो इन नेताओं की हत्या कर सके। अयोध्या का राम मंदिर, गुजरात और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर इन आतंकियों के निशाने पर था। दिल्ली के भीड़ वाले बाजार, रेलवे स्टेशन और बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं को ये लोग जो हैं हमला करना चाहते थे। ये भी पता चला है कि हमले की बस तारीख तय होना बाकी थी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आईएसआईएस आतंकी शहनवाज ने पूछताछ में इस बात की जानकारी भी दी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत पर 26/11 से भी बड़े हमले की साजिश रच रही थी और इसके लिए इन आतंकियों का नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी भी आईएसआई ने पाकिस्तान में बैठे एक बड़े आतंकी को दी थी, जो गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकियों का हैंडलर बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस आतंकी का नाम फराहतुल्ला गौरी है, जो गुजरात में 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में शामिल था और उसके बाद से वो पाकिस्तान में आईएसआई की निगरानी में भारत विरोधी साजिशों को अंजाम देने में जुटा है। आतंकियों के मेन हैंडलर पाकिस्तान में मौजूद फराहतुल्ला गौरी है। ये वो शख्स है जो कि 2002 में गुजरात अक्षरधाम मंदिर में शामिल था और उसके बाद पाकिस्तान भाग गया था। भगोड़े फराहतुल्ला गौरी के साथ उसका दामाद शाहिद फैसल भी गिरफ्तार आतंकियों का हैंडलर बताया जा रहा है। इन्होंने पाकिस्तान में माले गनीमत नाम से एक नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें कट्टरपंथ पर जोर देकर पैसा इकट्ठा किया जाता है और भारत में नौजवानों को जिहाद के लिए ऑनलाइन तैयार किया जाता है। जिहाद के नाम पर भारत के युवाओं को भड़काने वाले फरहतुल्ला गौरी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपनी तकरीरों के जरिए भारत के खिलाफ जहर उगलता सुनाई पड़ रहा है। वीडियो में फराहतुल्ला गौरी युवाओं को आतंक की कोचिंग देता सुनाई पड़ा। वीडियो में फराहतुल्ला ने इस बात का जिक्र किया कि भारत की एजेंसियों और यहाँ की पुलिस में कोई दम नहीं है और भारत के युवाओं को जिहाद में शामिल होना है। वीडियो से आतंक की कोचिंग दे रहे फराहतुल्ला ने युवाओं को सावधानी बरतने के तरीके बताए और अपनी योजनाओं को छिपाकर रखने की नसीहत दी। फराहतुल्ला गौरी जो है यूट्यूब पर अपनी तकरीरें डालकर नौजवानों को भड़काने का काम कर रहा था, लेकिन इस पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार काम कर रही थी। इसको ट्रैक किया गया और उसके बाद दिल्ली में मौजूद आईएसआई का मॉड्यूल को बस कर इन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वीडियो में फराहतुल्ला एक जिहादी को दूसरे जिहादी से दूरी बनाकर साजिश को अंजाम देने की तरकीब देते हुए भी सुनाई पड़ा।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ कल शाम से शुरू हुआ एनकाउंटर अभी भी जारी रहा। राजौरी के कालाकोट के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और पूरे इलाके को घेर लिया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों ने जवाब दिया। बताया गया कि रात भर दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। रात भर फायर चलता रहा। लोगों में काफी दहशत का माहौल है, क्योंकि पूरा गांव रात को सहमा रहा। बीच जवानों ने आतंकियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसके लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी बुला लिया गया। सुरक्षा बल पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके। उसी के तहत अब अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना के एक्शन से आतंकी बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि वो सेना को निशाना बनाने की कोशिश में जुटे हैं, जिनका सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। देश और विदेशों में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों और साजिशों पे लगाम लगाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन बाद एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अमित शाह देश भर के एटीएस प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। इस बैठक को एनआईए आयोजित कर रही है और इसका नाम एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2023 है। इस बैठक में विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में एनआईए चीफ, आईबी चीफ, आरएडब्ल्यू चीफ सहित राज्यों के एंटी टेरर स्क्वाड के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में आईबी, एनआईए और एटीएस एक दूसरे के साथ आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। नए प्लान के तहत पार्टी ने योगी कैबिनेट के 10 मंत्रियों की ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगाई है। यूपी सरकार के ये मंत्री 143 सीटों पर मॉनिटरिंग करेंगे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से दूरी बना ली है। उमा भारती ने ऐलान किया कि वो मध्य प्रदेश से विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। विधानसभा लोकसभा कोई नहीं लड़ेंगे, मध्य प्रदेश से लोकसभा भी नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने पर शिवसेना के दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने हैं। उद्धव गुट ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत नहीं मिली तो वो बीएमसी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। 2025 तक मिग-21 लड़ाकू विमानों की उड़ानों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बताया कि मिग-21 की जगह स्वदेशी विमान तेजस लेंगे।